Hello friends, this is Sangam Foodie. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Vanlid 500 mg injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैलिड 500 mg इंजेक्शन। फ्रेंड्स, वैलिड 500 mg इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित सुपीरियर लेवल का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक तो है, लेकिन और सारे जो एंटीबायोटिक उससे कहीं ज्यादा बेहतर एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसलिए जो इंजेक्शन होता है इसका इस्तेमाल पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल्स में, घर पे इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इस बात को बखूबी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन ग्लाइकोपेप्टाइड कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कभी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ग्लाइकोपेप्टाइड कैटेगरी क्या होता है, उस पर कभी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट इंट्रो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैलिड 500 इंजेक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है, वैलिड 500 mg इंजेक्शन को। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक भाई लगभग 330 रुपए से लेके 350 रुपए के आसपास आती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे ही इस भाई को आप खरीदेंगे ना, ठीक है, तो उस पर स्पष्ट लिखा रहेगा क्रोमेटोग्राफिकली प्यूरिफाइड। क्रोमेटोग्राफिकली प्यूरिफाइड कहने का अर्थ होता है कि सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या था, उस पर पहले ही लिख दिया था क्रोमेटोग्राफिकली प्यूरिफाइड लिखा था। ये एक बड़ा शानदार हिंट है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल अगर एक्सट्रीम लेवल पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक भाल कितने रुपए की आती है और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं वैलिड 500, ठीक है, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल वैंकोमाइसिन 500 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में है कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल वैंकोमाइसिन 500 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, क्या क्या इसके यूसेज होते हैं या किन किन डिजीज उसको दिया जाता है या डॉक्टर कब इस इंजेक्शन को प्रेस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। कि इस इंजेक्शन का ना यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि इसका इस्तेमाल सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा इसको क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहने का अर्थ होता है कि आपका जो WBC काउंट वो थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाए और सब जो एंटीबायोटिक चल रहा है वो सुनवाई नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब ज्यादा WBC काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जनरली जो एंटीबायोटिक चल रहे हैं उससे अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सीवर में कन्वर्ट हो गया, तो उसको उससे भी ऊपर लेवल का एंटीबायोटिक मतलब इसको देते हैं, ठीक है। तो सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1 आ गया ट्रीटमेंट ऑफ सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जनरली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दवा चलता है, इंजेक्शन चलता है और उससे सुनवाई नहीं ले रहा, तो उसको बोलते हैं सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन।
आर्टिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपको अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो रखा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया और सुनने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि अगर किसी को ब्रोंकी में जलन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें ब्रीथ डिसऑर्डर होता है, सांस लेने की जो प्रक्रिया उसको वो डिसऑर्डर होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीओपीडी, इम्फीसीमा भी दूसरे शब्द में, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर, अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, कि अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर हो, फीवर सर पे चढ़ गया, ठीक है, दिमाग पर चढ़ गया, तो उसको उस तरह के इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर, अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ये बैक्टीरिया डेंगू फीवर हो रहा है लेकिन उसके साथ तो पैरासीटामोल चलेंगे, लेकिन इस इंजेक्शन को भी चलाया जा सकता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, पस बन रहा हो, ठीक है, या इन्फ्लामेशन हो रहा है, जलन हो रहा है पेशाब के रास्ते में, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, कि अगर किसी को बोन में ज्वाइंट में सर्जरी हो उसके बाद भी इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटेरोकोलाइटिस, कभी कभी इसका इस्तेमाल इंटेरोकोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये क्या होता है, एक आंत की डिजीज होती है, हमारे अंदर जो आंत होती है, फिर एब्डोमेन इंटेस्टाइन होती है, उसमें इन्फ्लामेशन होने वाली डिजीज है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कि कभी ये जो पेल्विक रीजन होता है अगर यहाँ पे जलन हो रहा तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, की अगर किसी को स्किन का इन्फेक्शन हो गया एक्सट्रीम लेवल पे तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इन्फेक्शन, की अगर किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया हो तो यहाँ पे तो इसका इस्तेमाल एकदम 110% बनता है, कि अगर कोई इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। या तो फिर कैसे ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, कि अगर किसी को मेनिंजेस लेयर में इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनकार्डाइटिस, एक हार्ट में एक जगह होता है दिल में, ठीक है, तो वहां पे भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिसको इनकार्डाइटिस बोलते हैं तो उस इन्फ्लामेशन होना शुरू है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंपली समझिए कोई भी वैसा इन्फेक्शन जो कि जनरल जो एंटीबायोटिक चल रहे हैं इंजेक्शन, जैसे पिपजो हो गया, फिर आपको ट्रैक्सोल हो गया, फिर आपको मोनोसेफ हो गया, ये सब जो चल रहे हैं, ठीक है, वो सुनवाई नहीं ले रहा, मेरो वगैरह ये सब सुनवाई नहीं ले रहा, ठीक है, तो लास्ट कंडीशन में डॉक्टर इसको जोड़ते हैं। इसका सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट कब मिलता है, जब कोई इन्फेक्शन ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए, कि अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो तो वहां पे बड़ा बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स सिंपली ये समझिए कि जब जो एंटीबायोटिक जो चल रहे हैं फिर भी पेशेंट में रिकवरी रेट बहुत कम है और ब्रेन इन्वॉल्व हो गया उस डिजीज में, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो और सब जो एंटीबायोटिक चल रहे वो सुनवाई नहीं ले रहा, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, वैंकोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्रेन का इन्फेक्शन हो तो इसमें तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, इसमें कोई शक नहीं। मान ली किसी इन्फेक्शन के एक्सट्रीम इन्फेक्शन के कारण तो फीवर आता है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फीवर में चलता है, मैं ये कर रहा हूँ कि इन्फेक्शन को ये कंट्रोल करने का काम करता है, और इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, फीवर का साथ मेडिसिन चलेगा, पैरासीटामोल इन्फ्यूजन वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपली समझिएगा कि जो एंटीबायोटिक वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, जो एंटीबायोटिक वगैरह चल रहा है उससे अगर सुनवाई नहीं ले रहा है और ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया तब वहां पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। सिंपली इतना ही समझिए कि सारे इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक चलो वो सुनवाई नहीं ले रहा है तब वैंकोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में डॉक्टर इसको चूज करते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन यही रखते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर। लेकिन मेन जो यूसेज होते हैं सिंपली याद रखना कि मेनिंजाइटिस में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, या ब्रेन अगर कोई भी वैसा इन्फेक्शन जिसमें ब्रेन पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया तो उसको ठीक करने में इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त करते हैं डॉक्टर। और सब तो मैंने बताया उस सब को कंट्रोल किया जा सकता है दूसरे एंटीबायोटिक से भी, जनरल एंटीबायोटिक जो चलते हैं उससे भी, लेकिन वो सारे डिजीज अगर एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए, सीवियर कंडीशन में चला जाए, तब तो वहां पर डॉक्टर इसको सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, बड़ा सिंपल तरीके से ये काम करता है। दिस मेडिसिन या दिस इंजेक्शन किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, उसके प्रोटेक्टिव लेयर को, सेल वॉल को ये मार देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो होता है अपना खाना नहीं बना पाता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता और खुद मर जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी इंजेक्शन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी इंजेक्शन हो आप एडमिनिस्टर ना करिए। इस इंजेक्शन को तो खास करके नहीं कीजिए क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं नियोनाटाल बेबी, कि अगर कोई बेबी नियोनाटाल है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा तुरंत जन्म लिया है, तो उसको भी आपको नहीं देना, इस बात को याद रखना है। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको भी आपको नहीं देना है, माँ बनने वाली है तो। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करें कि सुटेबल डोज क्या होगा उस तरह के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ज्यादा कुछ तो इसके साइड इफेक्ट्स होते नहीं, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाए। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरफ पतला हो जाए। फिर कहते हैं फ्लशिंग। फ्लशिंग कहने का मतलब जलन ऑन फेस, वो कहाँ पे एक लाल लाल टाइप का लगेगा, जलन हो रहा है, चेहरे पे हो सकता है, आंख में हो सकता है, नाक के पास होगा, गर्दन के पास होता है। तो ये फ्लशिंग वार्मथ, जिसको वार्मथ सेंस आप कह सकते हो, गरम गरम टाइप का, जैसे भाप कैसे गरम गरम निकलता है उसी तरह से आपको चेहरे से लगेगा लाल लाल हो गया, गरम गरम हो गया। तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है जिसको हम फ्लशिंग बोल सकते हैं। फ्लशिंग ऑन फेस, नेक, लिप्स, ठीक है, नोज, आई, कहीं पे भी ये हो सकता है फ्लशिंग। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आओ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिसाइड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ सिंपल बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। इसको कितना माइक्रोग्राम क्या क्या में चलाना मैं वो नहीं समझाऊंगा आपको, ठीक है। यह डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18+ है और उसको सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्पुल मतलब एक वायल जो आता है 500 mg का, ठीक है, मिलीग्राम का, तो उसको 100 ml NS के साथ डाइल्यूट करना है आपको। 100 ml NS के साथ डाइल्यूट करना है। 1 वायल विद 100 ml NS, ठीक है। अगर 500 mg रहेगा तो 100 ml NS के साथ डाइल्यूट करना है और आपको IV स्लोली देना है। 10 mg मिलीग्राम पर मिनट आप दे सकते हो उसको, ठीक है, या तो एकदम IV स्लोली आप जोड़ दो। अगर इन्फ्यूजन सिरिंज है तो और बढ़िया। अगर वही वैलिड 1000 है 500 की जगह, तो उसको 200 ml NS में आप क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे, उसको भी फिर धीरे धीरे IV स्लोली दोगे। और कोई बच्चा रहेगा तो उसको आप 2 टाइम कर सकते हो, 50 ml में डाइल्यूट करके दे सकते हो, 500 mg वाला, ठीक है। बच्चा मतलब 10 साल से ऊपर हो जिसकी उम्र, उसके बारे में बात करो तो उसको भी आप दे सकते हो 50 ml NS में, आज और फिर सुबह शाम दे सकते हो या तो कल दे सकते हो, ऐसे करके आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज पे आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि वैलिड 500 इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।